हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट सीडीपी का तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यह कथन किसका है? गैसल का है, हरलॉक का है, पियाजे का है या सुकरात का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। हरलॉक ने कहा है कि मानव का विकास उसमें होने वाले मानसिक और शारीरिक परिवर्तन की एक श्रृंखला होती है जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है और वृद्धावस्था तक चलती रहती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था में पड़ता है। विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में क्या होता है? विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, आयु के साथ में होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था को जीवन का संधि काल कहा जाता है और किशोरावस्था को सर्वाधिक कठिन काल भी माना गया है। किशोरावस्था में क्या है? बालक के व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है और वह अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था की और अन्य विशेषताएं क्या होती हैं? किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, समूह भावना उग्र होती है, वीर पूजा की भावना होती है, कल्पना की अधिकता होती है, संवेगों की अधिकता होती है, समलिंगी प्रेम होता है, समायोजन की कमी होती है, अमूर्त चिंतन होता है, तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है और बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बालक अपने मित्र मंडली बना लेते हैं, अपना समूह बना लेते हैं, एक उनमें रहना पसंद करते हैं, नए अवसरों को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? स्वतंत्र रहना पसंद करता है और स्वयं कार्यों को करके सीखता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी ऑप्शन, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खेल क्या होता है? खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेल से क्या होता है? खेल से मनुष्य में संज्ञान, सामाजिक दक्षता, अभिव्यक्ति, प्रेरित इत्यादि आदि का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? समस्या का व्यवहारिक अध्ययन, समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालना, कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा कोई नवीन योगदान नहीं दिया जाता है। जो अध्ययन चल रहा है या कार्य प्रणाली चल रही है उसमें समाधान निकालना, सुधार करना, यही काम उसका। नवीन योगदान देना उसका काम नहीं है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक संसार की जटिल शक्तियां, आसपास का वातावरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय विशिष्टताएं। मनुष्य की जैविक विशिष्टताएं जो होती हैं उसकी प्राकृतिक सामाजिक गतिविधियों के आधार पर प्रदर्शित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा है? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टीसी ने, पावलोव ने। ये कथन है रॉस का। रॉस ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है। समाजीकरण की अवस्था में उपरोक्त कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो, तीन। इसमें हमें बताना है कि समाजीकरण की अवस्था में उपरोक्त कौन सा कथन सही है, पहले, दूसरे, तीसरे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं और बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास होता है। ये गलत है। किशोरावस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है, ये जटिल अवस्था होती है सामाजिकरण की, किशोरावस्था, इसलिए ये गलत है। शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, समाज, शिक्षक, पात्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार ही होती है। परिवार जो होता है वो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में अधिक योगदान करता है। बालक माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते ही वह प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीख लेता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार किसका एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है और बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। अगर औपचारिक शिक्षा का साधन पूछे तो विद्यालय जो है वो औपचारिक शिक्षा का पहला साधन है हमारा, इसलिए अभी इसका राइट आंसर है, परिवार का साधन पूछा गया तो राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, परिवार, राजनीतिक दल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। सामाजिकरण का प्रमुख प्रकार क्या है? परिवार है हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच, ये प्रश्न यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ होगा बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, मूल संज्ञात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, उन्हें विभेद करने लगता है और नई सूचना और अनुभवों को संग्रहण करने लगता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली होती है संवेदी गामक अवस्था, वो होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी होती है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अध्यापक की मनोदशा। अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना। अध्यापक को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ मानसिक मनोदशा से भी मजबूत होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वो अपने समूह को घर और विद्यालय दोनों जगह अधिक महत्व देने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो विशिष्ट श्रेणी के प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और विशेष शिक्षा की आवश्यकता के लिए शिक्षकों को, अध्यापकों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम से सीखना एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है? मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारस्परिक अनुकूलन को सीखा सकता है। यह जो अधिगम होता है वो पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंध पर आधारित होता है। संकेत अधिगम होता क्या है? जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक ही स्वाभाविक उद्दीपक की प्रक्रिया कराने में सक्षम होता है, उसे ही हम संकेत अधिगम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्था कहाँ है? शिमला में है, कोलकाता में है, देहरादून में है, दिल्ली में है। इसका राइट आंसर है देहरादून, उत्तराखंड देहरादून में है ये। इस संस्था के अंतर्गत जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ब्रेल पुस्तकालय इत्यादि सबकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है कौन सा है? बैंकिंग, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल में क्या कहता है? रचनावादी मॉडल में बच्चों के लिए में नई खोज, नई चेतना, उत्सुकता आदि को उत्प्रेरित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की परिघटना निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक घटक नहीं है पूछा तो शिक्षक जो है हमारा आवश्यक घटक नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया होती है जो क्या होती है, वो जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। इसके द्वारा हम कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते ही रहते हैं। इस अधिगम के सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आते हैं। सीखने की परिघटना में जो आवश्यक घटक होते हैं हमारे तत्परता होती है, अभ्यास का नियम होता है, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था का तो प्रेरक होते हैं। शिक्षक जो है हमारा आवश्यक घटक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का अवस्था, पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल का अवस्था। अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार के द्वारा
शिशु के अधिगम में सहायता मिलती है, लेकिन स्कूल के बस्ते से शिशु के अधिगम में कोई सहायता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई बालक है जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान करके उसे नियमित विद्यालय में नियमित बच्चों के साथ में पढ़ाना चाहिए उसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु की प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता, अधिगम अनुभवों की प्रकृति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाता है। छात्र जो होते हैं शिक्षकों की सहायता से सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या होता है, शिक्षक को विषय वस्तु की प्रवीणता होनी चाहिए, व्याख्यान विधि आना चाहिए, पाठ प्रदर्शन विधि आना चाहिए, समूह नियंत्रण अनुदेशक का होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये 4 कथन है, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे ऑप्शन भी दिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चारों कथन जो है हमारे सही हैं। विद्यालय में बालक अपने समक्ष अनेक समस्याओं का सामना करता है और उन समस्याओं को समाधान वो स्वयं खुद ही निकालता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा निम्न में से किसे प्राप्त कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है? केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों द्वारा, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, केवल सामान्य शिक्षार्थी, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करना, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुकारक सिद्धांत के समर्थक निम्न में से कौन है? विनय साइमन, थॉर्नडाइक, स्टैनफोर्ड, गार्डनर? इसका राइट आंसर है बी, थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहुकारक सिद्धांत कहता है क्या? बहुकारक सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है तथा प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता होती है। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि चर्चा की है, इनमें से कौन सा शामिल है? स्तर बुद्धि, परास बुद्धि, भाषाई बुद्धि, बुद्धि स्वरूप? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई बुद्धि। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि,
एक होती तार्किक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, विकास की सहसावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? साक्षात्कार, निरीक्षण, अनुसंधान, वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण। सामवेग विकास के अंतर्गत जो संवेग आते हैं मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। सहअवस्था में संवेगात्मक प्राय प्राय अस्थिर होता है, जो बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर बढ़ता जाता है। विकास की सहसावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन निरीक्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला ग्रुप जो है वो क्विज के लिए है, दूसरा ग्रुप जो है हमारा नोट्स के लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।